Hello friends, in this video we are going to discuss second order linear partial differential equation. अब हम यहाँ पहले कुछ नोटेशंस देखेंगे. पहले हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जो डेरिवेटिव है वो एक से ज़्यादा बार हो रहा होगा. तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा जेड, तो पी का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स. और क्यू का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई. और आर का मतलब होता है दो बार पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स. एस का मतलब होता है एक बार वाई आ जाता है एक बार एक्स होता है. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. और टी का मतलब होता है कि टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई. तो आर एस टी, क्योंकि जैसे इंग्लिश में भी आर एस टी लाइन से आते हैं, तो एक दो बार एक्स फिर एक बार वाई आ गया फिर दोनों बार वाई आ गया रिप्लेस करके एक्स को. तो ये भी ऐसे लाइन से ही ये याद करने का तरीका है इनको. अब जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर एस टी दिखाई देंगे तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसमें कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ उसे पढ़ने के तरीके होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अभी. तो जैसे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है. कैपिटल आर इंटू ये जो स्मॉल आर है ये तो ये है, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एस स्मॉल टी तो ये है. और जो इनके कोफिशिएंट है वो कैपिटल आर रखे हैं ताकि याद करने में ईजी हो. आर आर के साथ रहेगा, एस एस के साथ रहेगा, टी टी के साथ रहेगा. और ये कोई फंक्शन होगा, ये कुछ कुछ बन रहा होगा कोई भी फंक्शन पी क्यू जेड एक्स वाई में इनमें. तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू. अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन इसमें सबसे पहला काम होता है, हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी. एस स्क्वायर मीन्स कैपिटल एस का स्क्वायर माइनस फोर इंटू दिस इंटू दिस. इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये वेरिएबल भी हो सकती हैं और ये वैल्यूज़ जो हैं ये कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं. मान लो ये टू है, मान लो आर की वैल्यू वन है, टी की वैल्यू वन है और एस की वैल्यू टू है. तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन तो ये ज़ीरो आ गया. तो हमें देखना पड़ता है कि ये क्वांटिटी ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है. मीन्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि ज़ीरो है कि नेगेटिव है. उसके अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर क्या है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिक है, हम केसेस के अकॉर्डिंग बताते हैं. और अगर ये कुछ वेरिएबल बन के आता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ऐसा कुछ बन के आता है या फोर एक्स वाई ऐसा कुछ बन के आए, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक बनेगी, किन के लिए वो पैराबोलिक बनेगी, किन के लिए वो हाइपरबोलिक बनेगी, या खाली वो हमेशा एक्स की सभी वैल्यू के लिए पैराबोलिक ही बनेगी. ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन में इस तरीके से डिस्कस करते हैं. तो अब एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, देन इट इज़ हाइपरबोलिक. मतलब ये ऐसा आएगा ग्रेटर देन जीरो, ये एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी को खा जाएगा. ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है कि हाइपरबोलिक है. और एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर लेस देन जीरो मतलब ये इसको खा नहीं रहा है, ये इससे दूर भाग रहा है, तो ये है एलिप्टिक. और इक्वल टू ज़ीरो पे पैराबोलिक. इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है. मतलब ये केवल है कि याद करने का तरीका है, निमोनिक है केवल ये. अब इतना कैलकुलेट करने के बाद जो आगे का प्रोसीड्यूर है, अब हम इसके बाद का जो प्रोसीड्यूर होता है वो ये होता है कि हम मानते हैं कि हमारी जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, एक मिनट इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं, जस्ट अ मिनट. हमारी जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली आर कैपिटल आर इंटू आर प्लस कैपिटल एस इंटू एस प्लस कैपिटल टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर टू. तो हम ये मानते हैं कि इस इक्वेशन के हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ हैं, हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं इसकी, ऐसा मानते हैं हम अपने पास से. और हम उस आइगन वैल्यू को बोलते हैं लैम्डा. लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमी कैरेक्टरिस्टिक रूट, क्योंकि आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं. तो लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. अब उसके बाद क्या करता है, इस कैरेक्टरिस्टिक रूट को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, आर कैपिटल आर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल एस इंटू लैम्डा प्लस कैपिटल टी इक्वल्स टू ज़ीरो. मीन्स ये कैपिटल आर ये कैपिटल एस कैपिटल टी इनको लाइन से रख के लैम्डा स्क्वायर लैम्डा वन ऐसे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बनाते हैं.
क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन बनती है तो इसके 2 ही रूट आएंगे, तो जो इसके 2 रूट आएंगे उन्हीं रूट को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मान लो r की वैल्यू 1 हो, s की वैल्यू 2 हो और t की वैल्यू 1 हो, ये केवल एक एग्जांपल के तौर पे क्या, अगर ऐसा हो रहा हो तो कैसा पूरा प्रोसीड्यूर होगा वो समझाने के लिए। देन रूट ऑफ द इक्वेशन, हम तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे ना, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। तो आर की जगह रखा ये 1, एस की जगह रखा 2, टी की जगह रखा 1, तो यहाँ लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू -1 हमारे पास 2 रूट आ गए। हमारे पास यहाँ से 2 रूट आ गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ आ गई, और ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू किसकी आई है, ये इस इक्वेशन की आई है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। सो अब आगे का प्रोसीड्यूर देखते हैं। अब बेसिकली आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो फाइंड कर लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, ये दो बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ओडी बनेगी, बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इनको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। इनको मैं ये बोल रही हूँ इतना इजीली सॉल्व करना, इतना इजीली इसलिए सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लैम्डा 1 तो कोई नंबर रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोई नंबर इसको 0, तो ये तो बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लो ये जो हमने सॉल्व की थी आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0, ये इसको जो सॉल्व करके हमारे पास 2 वैल्यू आई थी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो सपोज लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 2 और लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई सपोज -3, तो हमें 2 ओडी सॉल्व करनी पड़ेंगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स लैम्डा 1 यानी कि +2 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, डी वाई इक्वल्स टू माइनस का 2dx, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस c1, यानी कि y प्लस 2x इक्वल्स टू c1। एक कर्व तो ये आ जाएगा, और दूसरा लैम्डा इक्वल्स टू -3 के लिए सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस मतलब ऐसे करेंगे ना, प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, सो डी वाई इक्वल्स टू 3dx। अब इंटीग्रल करेंगे तो y इक्वल्स टू 3x प्लस c2, या y माइनस 3x इक्वल्स टू c2। ये दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ जाएंगे। तो ये इतनी सिंपल ओडी बनती है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ऐसे ही हम इन दो को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 के ऊपर कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो पहला केस बनेगा कि जब एस स्क्वायर माइनस 4RT स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल नहीं होते हैं। मतलब हाइपरबोलिक के केस में जब एस स्क्वायर माइनस 4RT स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस टाइम लैम्डा वन और लैम्डा 2 इक्वल नहीं होते हैं दोनों, लेकिन दोनों रियल होते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे हमें रियल कैरेक्टरिस्टिक फैमिली मिलती है, हमें दो फैमिली मिलती है, दो कर्व की फैमिली मिलती है, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ तो दो ही रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल के तौर पे लिया था कि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 है यहाँ पे, और ये दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें दो अलग अलग कर्व मिल गए यहाँ पे। तो ऐसा ही होगा कि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 होगा हाइपरबोलिक के केस में, जब एस स्क्वायर माइनस 4RT होता है और दोनों ये रियल होते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी जो फैमिली मिलेंगी वो भी दो कैरेक्टरिस्टिक फैमिली मिलेंगी, दो ऐसी फैमिली मिलेंगी जो दो रियल फैमिली मिलेंगी, ये होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 होता है तो उस टाइम पे लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 होता है और दोनों रियल होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें केवल एक ही फैमिली मिलती है। तो अगर हमें एक ही फैमिली मिलती है तो अब उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एक कर्व तो हमको मिल जाता है और दूसरे कर्व को हमें अपने पास से गैस करना पड़ता है। गैस हमें इस तरीके से करना पड़ता है कि जब हम उनका रॉन्स्किन फाइंड करेंगे तो वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे स्मॉल प्रोसेस,
जैसे एक कर्व तो हमें मिल गया u बाय लैम्डा वन, लेकिन दूसरे कर्व के लिए दूसरे कर्व को हम v मान लेंगे। एक कर्व अपने पास से चूज कर लेंगे, उसको v मान लेंगे, और फिर हम ये फाइंड कर लेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन में डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। ये रोन्सकिन फाइंड करेंगे। अगर ये रोन्सकिन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम इस वी को ही चूज़ कर लेंगे और हम अपना क्वेश्चन करेंगे इसी से आगे कैनोनिकल फॉर्म का। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिलती केवल एक ही फैमिली है, दूसरी हम अपने पास से गैस करते हैं और वो बहुत ईजी से गैस करते हैं। जैसे कि अगर मान लो यू मुझे मिला y माइनस एक्स इजकस टू सी वन, तो y माइनस एक्स के साथ कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि ज़ीरो, मतलब रोन्सकिन ज़ीरो नहीं देगा, तो मैं y प्लस एक्स ले लूँगी। ऐसा कुछ करते हैं बहुत इजी, या x ले लेते हैं सिंपली, केवल x या केवल y, बहुत सिंपल रखते हैं ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो और बहुत इजी रहे। अब ये वाला देखेंगे, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो है तो उस टाइम पे क्या होता है, इलिप्टिक होता है। इलिप्टिक में क्या होता है, लैम्डा वन लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, और हमारी जो फैमिली हो, क्योंकि जब नंबर ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो इन्हें जो कैलकुलेट करके आएगा तो वो फैमिली भी इमेजिनरी होगी। मान लो लैम्डा वन आया आयोटा और ये आया माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा को जब मैं यहाँ सोल्व करूँगी तो मुझे फैमिली क्या मिलेगी, वाई प्लस आयोटा एक्स इजकस टू ज़ीरो इजकस टू सी वन, और दूसरी मिलेगी वाई माइनस आयोटा एक्स इजकस टू सी टू। तो ये तो इमेजिनरी फैमिली हुई ना, तो फैमिली भी हमें इस टाइम पे इमेजिनरी मिलती है। तो अब पर्टिकुलर मतलब सबको पूरा एक साथ देख लेते हैं कि हाइपरबोलिक के केस में जब एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ज़ीरो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, हाइपरबोलिक होता है, तो ये रियल होते हैं लैम्डा वन लैम्डा टू, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे रियल कैरेक्टरिस्टिक फैमिली मिलती है, हमें दो फैमिली मिलती है। जब एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ज़ीरो होता है तो लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू होता है और रियल होता है, तो हमें केवल एक ही फैमिली मिलती है, और एक हम अपने पास से गैस कर लेते हैं आगे जो हम आगे बढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म। अगर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी लेस देन ज़ीरो होता है तो उस टाइम पे लैम्डा वन लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और इमेजिनरी हमें फैमिली मिलती है, क्योंकि जब यही कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फैमिली मिलेगी वो भी इमेजिनरी फैमिली मिलेगी। तो अभी तक तो हमने जो ये केस पढ़े ये थे अगर हमारे पास दो वेरिएबल में है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और जेड डिपेंडेंट है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि दो से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो उस केस में बस हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारा छूटेगा नहीं अगर हम थोड़ा सा और पढ़ के जाएंगे तो। और ये ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत हल्का सा थोड़ा सा और पढ़ना है बस इसमें केवल। तो अगर जैसे हमारे पास n वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास n है, x1 x2 अप टू xn, तो हमारी पीडी देखने में ऐसी लगेगी, ये हमारी पीडी होगी। मतलब x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 होगा, x1 x2 का कोफिशिएंट 1 2 होगा, ऐसे ही xn स्क्वायर जो यहाँ पे है उसका कोफिशिएंट nn होगा। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाली मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे ये सभी इनके कोफिशिएंट्स से बनाएंगे। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो जैसे x1 स्क्वायर है तो बेसिकली ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे कि x1 तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया, फिर x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे a12 है वो यहाँ पे आ गया। ऐसे करके ये मैट्रिक्स बनी है। तो आइगन वैल्यूज़ जो है हम इस वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब पहला केस, अगर सभी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम साइन की होती हैं, मतलब या तो सभी नेगेटिव है, मान लो जैसे लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा एन आइगन वैल्यूज आएंगी, या तो सभी एन की एन आइगन वैल्यू पॉजिटिव है या सभी नेगेटिव है, तो उस केस में इलिप्टिक होता है। अगर बाई चांस कोई एक आइगन वैल्यू उनमें से ज़ीरो हो जाती है, एक या एक से ज़्यादा, मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू ज़ीरो हो जाते हैं, या शुरू के लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ज़ीरो हो जाते हैं और उसके अलावा सभी नॉन ज़ीरो होते हैं, तो उस केस में पैराबोलिक होता है। और अगर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और बाकी अपोजिट साइन की हो, या एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो और बाकी अपोजिट साइन की हो, मैं दूसरा भी लिख देती हूँ यहाँ पे, या फिर नेगेटिव हो और बाकी जो सभी आइगन वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट साइन की हो, तो हाइपरबोलिक होता है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि बाई चांस 3/3 का क्वेश्चन आ जाए कोई बहुत सिंपल और वो हम नहीं कर पाएँ,
मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए x1 x2 x3, एक डिपेंडेंट तो होगा ही z। तो उस केस में बाई चांस वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहा हो, बाई चांस ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स बन रही है और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए। और एक चीज़ और, del टू जेड अपॉन del x1 x2 या फिर del टू जेड del x2 x1, ये एक ही बात है। तो अब इसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, x1 x2 का तो यहाँ आएगा और x2 यहाँ पे x2 x1 का यहाँ आएगा, तो आई थिंक आधा आधा करके लिखेंगे, हाफ हाफ करके लिखेंगे, आई थिंक हाफ करके लिखेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। या फिर अगर हाफ करके नहीं लिखेंगे तो ये अपने आप ही अलग अलग देगा, x1 x2 अलग देगा और यहाँ मल्टीप्लाई में x2 x1 अलग देगा। एनीवे जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें केवल हमें 3 कैनोनिकल फॉर्म देखनी है बस। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती हैं, ये तीनों की अलग अलग, हाइपरबोलिक की, पैराबोलिक की और इलिप्टिक की। और पूरा कैलकुलेशन उसमें भी नहीं करनी है, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बस लास्ट का। अब हम आगे बस कैनोनिकल फॉर्म और हमें थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी सब कुछ तो हो ही गया है और उसका भी आधा प्रोसेस ख़त्म हो ही चुका है। तो जैसे कि अगर हम s² माइनस 4rt स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोलिक होता है। तो उस केस में हम ये जो इक्वेशन होती है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल्स टू 0, इससे हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हाइपरबोलिक के केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल नहीं आते हैं और दोनों रियल आते हैं। तो हम इन दोनों रियल के कोरस्पॉन्डिंग ये जो दो इक्वेशन होती हैं ओडी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, इससे हम फैमिली ऑफ कर्व फैमिली फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ कर्व। हमें दो फैमिली मिलती हैं क्योंकि हमें दो ही रियल वैल्यू मिलती हैं, तो दो फैमिली मिलती है। तो उसमें हमें दो कर्व मिलते हैं, एक तो मिलता है यू इक्वल्स टू C1, एक मिलता है V इक्वल्स टू C2। ये हमें दो कर्व मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो नए वेरिएबल हैं यू और वी, इन दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नई पीडी बनाते हैं, नई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जो ऑलरेडी हमें पहले गिवन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे अलग एक नई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और वो हमेशा इसी फॉर्म की होती है, del टू जेड अपॉन del u del v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u v z, z u मतलब u का z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और जेड वी मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो हमेशा हाइपरबोला के केस में हमेशा कैनोनिकल फॉर्म इसी टाइप की आती है, del टू जेड अपॉन del u del v, u और v दोनों के रेस्पेक्ट में। तो ये तो था हाइपरबोलिक के लिए कि del टू जेड अपॉन del u del v ऐसी ही बन के आएगी, क्योंकि पेपर में इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि पेपर में हमें ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना होगा और ना ही पेपर में ये कैलकुलेट करने के लिए आएगा, बिकॉज पेपर ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत पूरा 2-3 पेज का सॉल्यूशन होकर ये आंसर आता है, इस टाइप की आती है फॉर्म। तो ये हमें डायरेक्ट ही याद रखनी है। उसके बाद पैराबोलिक के केस में सेम प्रोसेस यही कि हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड करेंगे, फिर फैमिली फाइंड करेंगे और इसके केस में हमें केवल एक ही फैमिली मिलेगी, बस एक ही रियल फैमिली मिलेगी और ये दोनों रियल होते हैं। और s² माइनस 4rt इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये हमें रियल मिलता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें एक ही फैमिली मिलती है। दूसरी फैमिली हम गैस करते हैं अपने पास से, जैसे मान लो हमें ये वाला कर्व मिला सपोज y माइनस एक्स इक्वल्स टू C1, तो दूसरा हम कुछ ऐसा सिमिलर सा कर्व, कोई सिंपल कर्व मान लेंगे, जैसे कि ये तो मिला मुझे u, तो मैं v को मान लूँगी, x मान लूँगी या y मान लूँगी या y प्लस एक्स मान लूँगी, कुछ ऐसा मान लूँगी। फिर कोई इजी सा कर्व मानूंगी जिससे ज़्यादा कैलकुलेशन ना बढ़े। उसके बाद फिर हमें ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा रोन्स्किन यू और वी का। अगर यू और वी का रोन्स्किन 0 नहीं आ रहा है, मीन्स जो मैंने कर्व माना है वो मैंने सही माना है, एल आई माना है, इस वाले से लीनियरली इंडिपेंडेंट माना है। उसके बाद में क्या करूँगी, डायरेक्ट कैनोनिकल फॉर्म हमारी जो आती है पैराबोला के केस में, पैराबोलिक की केस में वो आती है del टू जेड अपॉन del u स्क्वायर या फिर del टू जेड अपॉन del v स्क्वायर। ये जो नीचे होता है ना del u स्क्वायर या del v स्क्वायर, ये वो वाला लेते हैं जो हम ऑलरेडी फाइंड करते हैं। जो हम गैस वर्क से फाइंड करते हैं उसको नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जो भी हम फाइंड करते हैं अपने पास से उसके लिए डबल डेरिवेटिव जो होता है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, उसी में हमारी आती है कैनोनिकल फॉर्म, del टू जेड अपॉन del u स्क्वायर या फिर del टू जेड अपॉन del v स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u v z z u z v वही है। z u मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v एंड z v मीन्स विद रिस्पेक्ट टू u, z v मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v।
अब आगे देखते हैं इलिप्टिक। अब इलिप्टिक के केस में क्या होता है, इलिप्टिक तब बनता है जब एस स्क्वायर माइनस 4RT जीरो लेस स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तो इलिप्टिक बनता है। इसके केस में लैम्डा वन लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स आ गए। तो जब लैम्डा वन लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स आते हैं तो हमारे पास जो फैमिली होती है वो इमेजिनरी आती है। तो क्योंकि इमेजिनरी फैमिली आती है तो हम उसको रियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यू बार फाइंड करते हैं। यू बार इज़ यू प्लस वी बाई टू, बिकॉज ये यू और वी एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही आते हैं। जैसे अगर मान लो यू आया वाई प्लस आयोटा एक्स इजकस टू C1, तो वी आएगा वाई माइनस आयोटा एक्स इजकस टू C2। तो इसलिए हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं उनको ऐड किया जाता है और डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है तो उनका रियल पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, क्योंकि दो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको माइनस किया जाता है फिर डिवाइडेड बाई 2i किया जाता है, तो वहाँ से हमें इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, ये हमें इमेजिनरी मिल जाएगा। अब ये जो यू बार और वी बार होते हैं इनके लिए इलिप्टिक के केस में हमेशा जो हमें मिलती है कैनोनिकल फॉर्म, वो मिलती है जैसे लिप्स की इक्वेशन होती है उस टाइप की मिलती है, डेल टू जेड अपॉन डेल यू बार का स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी बार का स्क्वायर। मतलब इलिप्स को इलिप्स से ही याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इजकस टू एफ ऑफ यू वी जेड फंक्शन ऑफ यू वी जेड यू जेड वी, इनका फंक्शन। तो ये इलिप्स जैसी इक्वेशन होती है, इसलिए मतलब इस हिसाब से हम याद रखेंगे कि इलिप्टिक के केस में कैनोनिकल फॉर्म ये आती है। सो ये कैनोनिकल फॉर्म का पूरा हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन या इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट वगैरह इसमें कुछ है भी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।